जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है रेलवे घटना चक्र का हिस्ट्री का क्लास तीसरा होगा। इसके पहले हम ऑलरेडी 2 क्लास ले चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो सेव है, घटना चक्र जीके जीएस के नाम से आप वहां जाके देख सकते हैं ऑल वीडियो। ठीक है, अगर इसका PDF प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे PDF मिल जाएगा आपको। तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। पॉइंट में है पहला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। कहता है कि प्राचीन काल में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को कौशल कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा राजगिरी थी, राजगिरी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगिरी थी। इसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथ विधि तीर्थ कल्प के अनुसार राजगृह नगर 5 पहाड़ियाँ विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी तथा व्यवहारगिरी के बीच बसा हुआ था। विख्यात शिल्पी महागोविंद ने यहाँ पर नगर निर्माण की योजना बनाई थी, नगर निगम की योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार जो है बुद्ध का समकालीन था। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। बिंबिसार मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक था। यह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। इसने भगवान बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक बिहार का निर्माण भी कराया था। पूछेगा क्वेश्चन कि बेलूवन नामक बिहार का निर्माण किसने करवाया था? तो बिंबिसार ने करवाया था। किसके लिए? भगवान बुद्ध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? तो पंचमार्क सिक्का जो है मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका व्याख्या देखते हैं। पंचमार्क सिक्के का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रयोग मौर्य काल में व्यापक स्तर पर होता था। किसका? पंचमार्क का मौर्य काल में व्यापक रूप से इसका प्रयोग होता था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या है क्या। व्याख्या देख लेते हैं कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों की अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व अध्ययन को कहा जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व अध्ययन को कहा जाता है। जबकि हिस्टोरियोग्राफी किसी विषय विशेष के इतिहास का सारांश है, जिसको क्या कहते हैं? हिस्टोरियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा वैशाली में। कहाँ बनाई थी? वैशाली में। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्सराज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद उसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। वैशाली को क्या किया? अपनी राजधानी बनाया। परंतु कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। फिर क्या किया? कालाशोक आया, कालाशोक ने पुनः जो है अपना राजधानी चेंज करके फिर पाटलिपुत्र लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो इसका राइट आंसर होगा अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। यह महाजनपद 2 भागों में बटा था, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ये चीज़ भी आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पटना शहर का पुराना नाम जो है पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 पे। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट चलते हैं, कहता है कि हाइड्रोस्पेसिज का युद्ध कहाँ लड़ा गया था और सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी। तो देखिए इसका व्याख्या में सब मिल जाएगा आपको। चलिए देखते हैं आपका इसका व्याख्या। चलिए देखते हैं व्याख्या में कहता है कि सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर हाइड्रोस्पेसिज या बितास्तता झेलम के युद्ध में पोरस को हराया था। तो पोरस को हराया था सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर, यानी दोनों सेम ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे। कहता है कि 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का आक्रमण इनमें से किस काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा नंद वंश के काल में, नंद वंश का शासन चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। बी, ऑप्शन नंबर बी, नंद वंश। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि यूनान के प्रसिद्ध शासक सिकंदर ने जिस समय उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का काल था। इस समय घनानंद का शासन काल था। किसका शासन काल था? धनानंद का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। अब देखेंगे कब हुई थी। सिकंदर की मृत्यु लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। 326 ईस्वी में उसने भारत विजयी के लिए 326 ईसा पूर्व में उसने भारत विजय के लिए अभियान चलाया था। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 पे। कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आगमन की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्यास नदी थी। चूँकि ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, यहीं से वह वापस लौट गया। अतः ब्यास नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस यूनानी इतिहासकारों को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। नेक्स्ट देखिए क्या है, तथ्यात्मक प्रारूप है जो कि ग्रुप डी ऑफलाइन एग्जाम में पूछा गया 2003 से 2014 में। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला स्थित विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न पूछता है कि प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध है। तो बड़े विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट है, बज्जी संघ बहुसंख्यक राजाओं की एक संसद द्वारा शासित था। ठीक है, बज्जी संघ जो है बहुसंख्यक राजाओं की एक संसद द्वारा शासित था। नेक्स्ट पॉइंट है, अतीत का मगध राज्य लगभग आधुनिक बिहार के भौगोलिक समरूप था। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु ने राजगीर में कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य पूर्व काल में बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक पुस्तक है। क्या है? पाणिनि द्वारा रचित। पूछेगा पाणिनि किसके द्वारा रचित है। तो अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध विजेता सिकंदर मेसोडोनिया का शासक था। पूछेगा कहाँ का शासक था सिकंदर। तो मेसोडोनिया का शासक था। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर सिकंदर ने पश्चिमोत्तर सीमा पंजाब पर विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट है, अवंती मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम था। अवंती मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम था, ये दिमाग में रखेंगे। तोसाली में प्राचीन कालीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी।
नेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। पूछेगा 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक, जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है नंद वंश के ने मगध पर शासन किया था। नंद वंश ने मगध पर शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है बिंबिसार के शासन काल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए थे। तो इसका बिंबिसार के समकालीन हो गया दोनों, महावीर और गौतम बुद्ध दोनों। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध अजातशत्रु ने किया था। सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का पुत्र ही था अजातशत्रु, उसी ने उसका वध किया था। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था। नेक्स्ट पॉइंट है अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में अलेक्जेंडर की सफलता के कारण था भारत में केंद्रीय शक्ति नहीं होना, अलेक्जेंडर के पास बढ़िया किस्म की सेना होना, उससे भारत के गद्दार शासकों का सहयोग प्राप्त था, इसीलिए से क्या हुआ था, अलेक्जेंडर सफलता प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। पॉइंट है कि डेरिसियस ने भारत पर आक्रमण किया था। डेरिसियस ने भी जो है भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है पाटलिपुत्र शहर की नींव उदयन ने रखी थी। पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो कुरु का राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ है। प्राचीन भारत के अंग महाजनपद में बिहार के मुंगेर और भागलपुर आधुनिक जिले सम्मिलित थे। तो प्राचीन अंग महाजनपद में कौन कौन सा जिला शामिल थे, बिहार का मुंगेर और आधुनिक भागलपुर, यानी कि भागलपुर और मुंगेर अंग महाजनपद में शामिल थे। नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि सम्राट अशोक किसके पुत्र थे, तो ये बिंदुसार के पुत्र थे। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे, बिंबिसार के। चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कहता है कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था, तो इसका राइट आंसर होगा मौर्य वंश। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था, तो ये मौर्य वंश था। इसका व्याख्या देखिए चलते हैं, बहुत अच्छा दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। यह विशाल साम्राज्य ऑक्सोस नदी की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक सुगठित रूप में एक छत्र प्रशासन के अंतर्गत फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला शासक था जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया। महापद्म नंद वंश का एक महान शासक था। उसने पौरवों, इक्ष्वाकुओं और प्रद्योतियों को, जो कौशाम्बी, कोसल और अवंती में शासन कर रहे थे, पराजित कर अधिकांश उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो इसका ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था, तो कोलंबस जो है भारत नहीं आया था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। देखिए ये जो डिटेल दिया हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहता है, इसीलिए से आप डिटेल को जरूर सुने। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था।
वास्को डी गामा द्वारा 1498 में भारत की खोज की गई थी, जबकि कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज कर दिया था। तो कोलंबस भारत नहीं अमेरिका चल गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इसका देखिए कुछ व्याख्या है उसको देख लेते हैं। कहते हैं कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज किसका दूत था? तो यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, मेगास्थनीज द्वारा रचित ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा इंडिका से। किसका होगा? इंडिका से। नेक्स्ट इसका देखते हैं व्याख्या क्या है। मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मेगास्थनीज यूनानियों राजा सेल्यूकस का राजदूत, वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। इसके पूर्व वह आर्कोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का दूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो इंडिका जो है आपका किसकी कृति है? मेगास्थनीज की। देखिए हम यहाँ कौन सा क्वेश्चन कौन एग्जाम में पूछा गया है ये हम नहीं बता रहे हैं, चूँकि आप लोग जान रहे हैं कि सारा क्वेश्चन रेलवे का है, एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का है, जितना भी रेलवे में एग्जाम होता है वो सारा इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी किसने? तो ये चाणक्य ने की थी। कौन किए थे? चाणक्य ने। नेक्स्ट इसका देखिए व्याख्या है, चाणक्य कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। चाणक्य जो है कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री व प्रधान पुरोहित था। वह बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशिक्षण एवं उसके मार्गनिर्देशन का कार्य किया था, जिसके कारण उसे साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली थी। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप देखेंगे इसका, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ही था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन का अंतिम समय किस धर्म की दीक्षा ली थी? तो ये जैन धर्म का दीक्षा ली थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताया था? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा जानते हैं? तो इसका श्रवण बेलागोला में अंतिम दिन बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कहते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। यह जैन अनुश्रुति के अनुसार उसने मैसूर के श्रवण बेलागोला में संलेखना द्वारा मृत्यु का वर्ण किया था तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने विस्तृत मगध साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। चाणक्य को निम्न में से जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। देखें अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, जिसको चाणक्य भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका व्याख्या। चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। पुराणों में उन्हें द्विज सर्व यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण
कहा जाता है। उन्हें राजशासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण है। इसके श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। इसके श्लोकों की संख्या कितनी बताई गई है? 4000 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो प्राचीनतम राजवंश मौर्य है। दिए गए राजवंशों में मौर्य वंश भारत का प्राचीनतम राजवंश है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो प्राचीन राजवंश जो है नंद वंश है। इसमें से नंद वंश है। उपयुक्त में सबसे प्राचीन राजवंश जो है नंद वंश है। नंद वंश का शासन जो काल था 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का 322 से 185, जबकि गुप्त वंश का शासनकाल जो था 320 से 554 और पल्लव वंश का शासनकाल जो था वो 171 ईसा पूर्व से 26 ईस्वी तक था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो इसका संघमित्रा को भेजा था, संघमित्रा को। नेक्स्ट चलते हैं इसका व्याख्या पे कि अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक भिक्षुओं को नियुक्त किया था। इसकी क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका इसका व्याख्या देखते हैं। अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित है। यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र तथा बिंदुसार के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे कि ब्राह्मी लिपि किसने स्पष्ट किया था? तो ब्राह्मी लिपि जो है जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। इसका व्याख्या है कि ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता की टकसाल में अधिकारी थे। उन्हें प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला में काफ़ी रुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका व्याख्या है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का अध्ययन किया। भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों का ही आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सघन प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अशोक ने इन सभी में से कौन धर्म अपनाया था? तो अशोक ने जो है इन सभी में से बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट देखिए इसका व्याख्या है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसका प्रमाण भाभ्रू लघु स्तंभ लेख से मिलता है। इसमें अशोक बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह क्या है? तो प्रियदर्शी। देखिए अशोक के प्रायः सभी अभिलेखों में उन्हें देवनाम प्रियदर्शी कहा जा गया है, अर्थात देवताओं का प्रिय राजा, देवताओं का प्रिय राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा चट्टान आलेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार ने अशोक के हृदय स्थल को स्पर्श किया और उसने सदैव के लिए युद्ध नीति का परित्याग करके धम्म विजय की नीति श्री गणेश किया, यानी शुरू किया।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा धौली के स्थान पर। कलिंग युद्ध प्राचीन काल में उड़ीसा राज्य में धौली नामक स्थान के निकट लड़ा गया था। इस स्थान में दीर्घ शिलालेख भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कहता है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो ये अशोक का स्तंभ है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद धर्म प्रचार के लिए अनेक कार्य किए। भगवान बुद्ध ने बुद्ध से संबंधित स्थानों पर सम्राट द्वारा स्तंभ लेख एवं शिलालेख बनवाए गए थे। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक से संबंधित है। व्याख्या है सारनाथ का लॉयन कैपिटल अशोक से संबंधित है। यह अशोक के शासनकाल में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अशोक ने अपने शिलालेख अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख किया था? तो देखेंगे आप ऑप्शन में क्या क्या है। तो ये कुषाण राज्य का उल्लेख किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो कहता है कि अशोक के दूसरे शिलालेख में सुदूर दक्षिण के चोल, पांड्य, सत्तीपुत्र, केरलपुत्र आदि राज्यों का उल्लेख मिलता है, किंतु कुषाण का उल्लेख नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपका कि किस सम्राट, देखिए क्वेश्चन में था कि लॉयन कैपिटल किस शासन से संबंधित नहीं, ये नहीं पूछा था। ये शिलालेख समकालीन उल्लेख नहीं है, यानी चोल का है, पांड्य का है, चोल का है, पांड्य का है, और किसका था आपका केरल पुत्र का था, लेकिन कुषाण का नहीं था। तो राइट आंसर कौन सा होगा? कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा पन्न नाम था, पन्न। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पन्न थी। मौर्य काल में सिक्के सोने, चांदी तथा तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कसारपन या धरन कहा जाता था। तांबे के सिक्के को मासापक कहलाते थे। काकनीय भी तांबे का बना छोटा सिक्का होता था। काकनी भी तांबे का बना छोटा सिक्का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है। देखेंगे कि अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। इसने 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। कुनिक इसका उपनाम था। यह बिंबिसार का पुत्र था। यह बिंबिसार का पुत्र था और बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। पुराणों और बौद्धों ग्रंथ दिव्यवदान के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। बिंदुसार अशोक के पिता थे तथा राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे। राहुल जो है गौतम बुद्ध के पुत्र थे और बिंदुसार कौन थे? ये आपका अशोक के पिता थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। इसने बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में लिखा है कि अनार्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपनी स्वामी बृहद्रथ मौर्य के सेनाओं का निरीक्षण कराते हुए समय कुचल डाला। तो आप यहाँ देखिए एक पॉइंट और दिमाग में रखिएगा कि बाणभट्ट की रचना किसने किया था? हर्षचरित्र ने। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? तो प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है ये अशोक के शासनकाल में बना था। नेक्स्ट चलते हैं। देख सांची स्तूप स्तंभ अशोक ने बनवाया था। सांची और सारनाथ के स्तंभ पर एक
साथ 4 सिंहों की आकृति मंडित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? तो पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर बसा है। पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन नदी के संगम पर बसा है। इसकी स्थापना महाजनपद काल में हुई थी। परिशिष्ट व परमन गार्गी संहिता एवं वायु पुराण के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका एक फिर आ गया। फिर क्या ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 2018 का सारा प्रश्न मिलेगा आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। कहता है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभ और पत्थर के तख्तों पर डैश आदेश उत्कीर्ण करवाए अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण करें। तो 14 आदेश उत्कीर्ण करवाए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अशोक के 14 शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। इसमें अशोक की राजज्ञाएँ यानी कि शासनादेश उत्कीर्ण थे और अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख सहवाजगढ़ी एवं मानसेहरा लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। तो 2 गो जो है आपका 2 अभिलेख क्या है कि ब्राह्मी लिपि न होकर खरोष्ठी है। कौन कौन? एक सहवाजगढ़ी और एक मानसेहरा। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। देखिए अब ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा 2003 से 2014 तक इसका पॉइंट वाइज देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं पहला पॉइंट है कि मौर्य समाज का वर्गों में विभाजन दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, मेगास्थनीज की इंडिका में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दिव्य दान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए उपगुप्त ने प्रेरित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था एवं अशोक का क्या था? पिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मौर्य वंश का महानतम शासक कौन था? तो अशोक जो है महानतम शासक था। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर नेक्स्ट कहता है कि बौद्ध धर्म का संदेश देने के लिए अशोक ने शुंग मित्र, देवनामप्रिय व मिनांडर में से किसी को भी विदेश नहीं भेजा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक की धर्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख 14 मुख्य शिलालेखों में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जॉन एफ फ्लिट, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम व जॉन मार्शल ने जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। इनमें से कौन सा ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तीसरी। नेक्स्ट पॉइंट है कि तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में, इसकी अध्यक्षता जो किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि पाटलिपुत्र, तक्षशिला व उज्जैन मौर्य साम्राज्य के अंग थे जबकि रामेश्वर उनके राज्य सीमा से बाहर थे। रामेश्वर उसके राज्य सीमा से बाहर थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में सारनाथ स्थित स्तंभ शीर्ष के 4 शेर को ग्रहण किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश जो है सांची के स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध धम्मेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीक शासक सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के लघु शिलालेख सिद्धपुरा, रूपनाथ और
जटिंग, रामेश्वर 3 स्थानों से प्राप्त हुए। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है धौली। धौली यानी धौली के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य यानी कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य थे। कोलंबस जो है भारत नहीं आया था, ये चल गया था कहाँ? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। ध्यान में रखेंगे कि कोलंबस जो है ये अमेरिका की खोज किया था। नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट है कि पाणिनि का संबंध संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र से है। पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से है? संस्कृत व्याकरण से। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म का वैश्विक धर्म बना। यानी कहेगा कि किसके प्रयत्नों से बौद्ध धर्म वैश्विक धर्म बना? तो अशोक के प्रयत्नों से। अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। नेक्स्ट पॉइंट है शुंग राजवंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व के आसपास की थी, मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया था। मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा। अशोक ने राजा राधागुप्त के सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण किया। नेक्स्ट पॉइंट है बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया था। आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहलाने वाला अधिकारी मुख्य कोषाधिकारी था। मुख्य कोषाधिकारी था। नेक्स्ट पॉइंट है कि धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। धम्म नीति का प्रतिपादन अशोक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक भेजा था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट पॉइंट है चाणक्य प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे, प्रधानमंत्री थे। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है सारनाथ का सिंह स्तंभ मौर्य राजवंश की कला का नमूना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। किस में मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विशाख दत्त रचित प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के षड्यंत्रों पर आधारित है। किस पर आधारित है? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के षड्यंत्रों पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वंश इतिहास नहीं है। वंश इतिहास नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। पॉइंट है अगला कि मौर्य काल में 80 खंभों वाला असेंबली हॉल में खंडहर कुम्हार पटना से संबंधित है। 80 खंभों वाला असेंबली हॉल खंडहर कहाँ स्थित है? कुम्हार पटना में। नेक्स्ट पॉइंट है 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स अशोक के से संबंध है। अशोक से संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं आपका। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थशास्त्र के रचयिता जो है विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन भारत में कलिंग युद्ध की राजधानी कहाँ थी? तो तोसाली थी। कहाँ थी? तोसाली। नेक्स्ट पॉइंट है सारनाथ का लायन कैपिटल अशोक से संबंधित है। सारनाथ का लायन कैपिटल किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते शब्द उत्कीर्ण है। तो आज जो है आपका क्लास तीसरा यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 4 लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।